हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 7th हिंदी से जो 17 नंबर का लेसन है तीन प्रश्न, इस पाठ का हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ के साथ देखेंगे बच्चों। इस पाठ के लेखक है लियो तोल्स्टॉय। तो चलिए पाठ की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, इस लेसन का नाम है तीन प्रश्न यानी 3 क्वेश्चंस। ओके, तो शॉर्ट समरी बताती हूँ मैं आपको इस लेसन के बारे में। तो एक राजा होता है, वह अपने राज्य के गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यानी अच्छा प्रशासन, अच्छा राज्य कारभार करने के लिए उसके मन में तीन प्रश्न आते हैं। ओके, तो उस तीन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए वह अपने पूरे राज्य में यह न्यूज़ फैला देता है कि जो व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों का सही तरीके से उत्तर देगा उसको गिफ्ट दिया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा और उसे सम्मानित भी किया जाएगा। तो नेक्स्ट डे बहुत सारे लोग राजा के पास उत्तर देने के लिए आते हैं और उनके उत्तर सुनने के बाद राजा के मन को उनके उत्तर नहीं भाते हैं, यानी उनका मन सेटिस्फैक्शन उनको नहीं मिलता है वो आंसर सुनने के बाद भी। फिर वो किसी को भी रिवॉर्ड नहीं देता है, किसी को भी सम्मानित नहीं करता है। कुछ दिनों के बाद राजा को पता चलता है कि पास के जो जंगल में यानी फॉरेस्ट में एक ऋषि रहते हैं। ऋषि जो बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन थे। तो राजा फिर डिसाइड करता है कि वे ऋषि के पास जाएंगे और ऋषि से अपने तीन प्रश्नों के उत्तर मांगेंगे या उनके पास जाकर वह तीन प्रश्न पूछेंगे और उससे उत्तर लेंगे। तो फिर राजा क्या करता है, अपना भेष बदलता है, यानी एक सिंपल आदमी के जैसे सिंपल ड्रेसअप करके ऋषि के पास जाता है जंगल में। और उसके बाद में उसके साथ कुछ घटनाएं होती है और कैसे उसको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, उसी का एक्सप्लेनेशन इस स्टोरी में दिया गया है। ओके, तो चलिए, अभी स्टोरी बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी यह स्टोरी पढ़ने में। ओके, तो चलिए बच्चों, स्टोरी शुरू करने से पहले आप अपना टेक्स्ट बुक हाथ में लेके बैठिएगा ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ पर नीचे देखिए येलो कलर में कठिन शब्दों के मीनिंग यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हुए हैं। आपके टेक्स्ट बुक में हर एक पेज पर कठिन शब्दों के मीनिंग वहाँ पर हिंदी में लिखे हुए हैं। तो इन दोनों की वजह से आपको आसानी से स्टोरी समझ में आ जाएगी या कठिन शब्दों के मीनिंग आसानी से समझ में आ जाएंगे। ओके, तो चलिए अभी स्टोरी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, यानी इट वॉज अ लॉन्ग टाइम एगो। एक रियासत के राजा के मन में यह विचार आया कि अच्छे प्रशासन के लिए क्या किया जाए। The idea came in the mind of the king of a princely state that what should be done for good administration। तो यहाँ पे रियासत का मीनिंग होता है बच्चों प्रिंसली स्टेट, प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो एक छोटे से किंगडम के जो राजा थे, छोटे से राज्य के राजा थे, उनके मन में यह विचार आया कि अच्छा राज्य कारभार करने के लिए, अच्छा राज्य चलाने के लिए क्या किया जाए। उसने सोचा कि कितना अच्छा हो यदि यह पता चल जाए कि किस कार्य को पहले करना चाहिए। तो उन्होंने यह सोचा, ही थॉट हाउ गुड इट वुड बी इफ इट न्यू विच वर्क शुड बी डन फर्स्ट। कौन सा वर्क पहले करना चाहिए, अगर इस बारे में अगर पहले से ही पता चल जाए तो कितना अच्छा हो, कितना आसानी से हम राज्य कारभार यानी प्रशासन कर सकते हैं। उसे करने के लिए कौन सी शुभ घड़ी होती है। What is the auspicious time to do that work। यहाँ पे शुभ घड़ी यानी auspicious time यानी गुड टाइम। कौन सा भी कार्य करने के लिए, शुरू करने के लिए हम गुड टाइम यानी शुभ घड़ी का इंतजार करते हैं। तो इसे राजा के मन में आया कि ऐसी कौन सी शुभ घड़ी होती है जिस वक्त कार्य शुरू करना चाहिए। आगे देखिए, और किस विद्वान की सलाह पर कार्य सफल होता है एंड
on the advice of which scholar person, scholar विद्वान यानी क्या, scholar person, okay, the work becomes successful, कार्य सफल होना, सफल यानी सक्सेसफुल, सलाह यानी एडवाइस। तो कौन सा ऐसे स्कॉलर यानी होशियार व्यक्ति होता है जिसकी सलाह लेने से, जिसकी एडवाइस लेने से कार्य सफल हो सकते हैं। ऐसा विचार आते ही उसने राज्य में मुनादी करवा दी। मुनादी करना यानी घोषणा करना। तो उनके मन में, राजा के मन में विचार आया और उसने यानी राजा ने अपने पूरे स्टेट में, राज्य में क्या कर दी, घोषणा कर दी। तो पहले लोगों के पास पहले जमाने में टीवी, रेडियो ये सब तो नहीं था। तो लोगों तक राजा ने अगर कोई भी ऑर्डर पास किया हो या कोई भी लॉ बनाया हो या कोई उसने कुछ न्यूज़ लोगों तक पहुंचानी हो तो कैसे पहुंचाते थे बच्चों? तो राजा के लोग गांव-गांव जाकर लोगों को इकट्ठा कर कर उनके सामने मैन्युअली मीन्स उनके सामने वे लोग वो राजा की जो न्यूज़ थी वह देते थे। उसे ही मुनादी कहते थे। ओके, तो राजा ने मुनादी करवा दी पूरे अपने राज्य में कि अभी देखो क्या मुनादी करवा दी, क्या घोषणा कर दी, जो कोई उन्हें सही समय पर सही कार्य करने के लिए सही व्यक्ति के बारे में सुझाव देगा उसे पुरस्कृत व सम्मानित किया जाएगा। So the king made a statement in the state that whoever gives him the right suggestion about the right person to do the right work at the right time, he will be awarded and honored. तो ऐसे उन्होंने क्या कर दी, घोषणा कर दी। पुरस्कृत करना यानी रिवॉर्ड देना, रिवॉर्डेड, और सम्मानित यानी ऑनर्ड। उन्हें सम्मानित और पुरस्कृत किया जाएगा ऐसे लोगों को जो राजा को यह न्यूज़ पहुंचाएगा। आगे देखिए, कई विद्वानों ने राजा के दरबार में आकर अलग अलग सुझाव दिए। तो मेनी स्कॉलर पर्सन केम टू द किंग्स कोर्ट एंड गेव डिफरेंट सजेशन, सुझाव यानी सजेशंस। कोई कहता कि जिस समय जो कार्य अधिक मुख्य लगे उसे पहले करना चाहिए, यानी someone says that जो कार्य, जो वर्क मेन लगे on that time, so that work should be done first. आगे देखिए, कुछ लोग कहने लगे कि राजा कितना भी सतर्क और सक्षम हो। तो यहाँ पे सतर्क का मीनिंग समझे बच्चों। सतर्क यानी अलर्ट, ओके, और सक्षम यानी कैपेबल। तो some people started saying that no matter how alert and capable the king is, कितना भी राजा सतर्क और सक्षम हो, एक व्यक्ति हर समय हर कार्य पर नजर नहीं रख सकता, कि एक ही पर्सन हर कार्य पर नजर नहीं रख सकता। तो कुछ लोगों ने ऐसा कहना शुरू कर दिया कि ए पर्सन कैन नॉट कीप एन आई ऑन एवरी एक्शन ऑल द टाइम। इसलिए उसे बुद्धिमान लोगों का एक दल बनाना चाहिए। बुद्धिमान यानी जो स्कॉलर पीपल होते हैं उनका एक दल बनाना चाहिए, एक ग्रुप बनाना चाहिए, एक टीम बनानी चाहिए। दल यानी क्या, एक टीम। So he needs a team of intelligent people. For what? आगे देखिए, किस लिए? जो राजा को सही समय पर सही कार्य करने का सुझाव दे सके। तो किस लिए टीम बनानी चाहिए? तो टीम इसलिए बनानी चाहिए, इंटेलिजेंट लोगों की टीम इसलिए बनानी चाहिए, who can suggest the king to do the right thing at the right time. तो इसलिए एक बुद्धिमान लोगों की टीम राजा ने बनानी चाहिए, ऐसे लोगों ने कहा। आगे देखिए, कुछ पंडितों का सुझाव था कि मंत्रियों का एक दल बनाया जाए। मंत्री यानी मिनिस्टर, दल यानी टीम, ग्रुप। तो some पंडित suggested that a group of a minister should be formed. किस लिए देखिए, तो
तो कुछ ने कहा कि भविष्यवाणी करने वालों की सहायता से ही राजा को समय की जानकारी मिल सकती है। तो कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि जो भविष्यवाणी बताते हैं, जो फ्यूचर के बारे में बताते हैं, ऐसे लोगों की हेल्प ली जा सकती है कि ऐसे ही लोग राजा को सही समय की जानकारी दे सकते हैं। इसीलिए कुछ लोगों ने कहा कि भविष्यवाणी करने वाले लोगों की सहायता ली जानी चाहिए ताकि किंग कुड गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम। ओके, आगे देखिए। अभी कुछ पंडितों का सुझाव था। तो बच्चों, यह जो 2 लाइंस है यह हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ ली है, तो इसको अभी हम छोड़ देंगे। अभी आगे देखिए, मुख्य काम कौन सा है? What is the main job? What is the main work? इस प्रश्न पर किसी ने कहा कि विज्ञान मुख्य है। तो on this question someone said that science is the main thing. किसी ने युद्ध और अन्य ने भक्ति को प्राथमिकता दी। प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी। युद्ध यानी वॉर। ओके, तो some gave priority to war and other to devotion. सभी के अलग अलग उत्तर मिले, परंतु राजा को कोई सुझाव नहीं भाया। तो king got different types of answer from the people, but the king did not like any suggestion. And आगे देखिए क्या हुआ, और उसने किसी को भी पुरस्कृत नहीं किया, क्योंकि उसको उत्तर से उसका मन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो उसने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। तो ही डिड नॉट रिवॉर्ड एनीवन। उसके मन में उत्तर खोजने की जिज्ञासा तीव्र होने लगी। जिज्ञासा का मीनिंग होता है बच्चों क्यूरियोसिटी। तो उसके मन में जो, उसके माइंड में जो क्वेश्चन आए थे, उसका आंसर फाइंड करने के लिए, उत्तर ढूंढने के लिए उसके मन में जिज्ञासा जाग उठी। किसी भी हालत में उसको उस प्रश्न के उत्तर चाहिए ही थे। आगे देखिए, उसे पता चला कि एक ज्ञानी ऋषि जंगल के एक आश्रम में वास करते हैं। वास करना यानी रहना। तो एक ज्ञानी ऋषि कहाँ पे रहते थे? जंगल में। जंगल में उनका आश्रम था और वह वहां पे रहते थे। So he came to know that a wise rishi is living in the ashram in the forest. फॉरेस्ट में अपना आश्रम बनाकर रहते थे। उसने तय किया, यानी he decided, तय करना यानी डिसाइड करना, कि वह उनसे इन प्रश्नों का उत्तर मांगेगा। So he decided that he would ask them to answer this question. आगे देखिए, उसे पता था कि ऋषि न किसी से मिलते हैं और न ही आश्रम छोड़कर बाहर निकलते हैं। He knew that those rishi neither meet anyone nor leave the ashram and go out anywhere. और वो कहीं पे भी बाहर नहीं निकलते हैं, इस बारे में उन्हें राजा को पता था। इसलिए उसने तय किया कि उस आश्रम में वह एक साधारण व्यक्ति की तरह जाएगा। तो साधारण व्यक्ति यानी क्या? एक ऑर्डिनरी पर्सन के तरह उस आश्रम में वह जाएगा। सो ही डिसाइडेड दैट ही वुड गो टू द आश्रम लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन, यानी एक सामान्य व्यक्ति के जैसे वह ऋषि से मिलने के लिए उस आश्रम में जाएगा। आगे देखिए, आगे आपको यहाँ पे चित्र दिख रहा है। ये किंग जो है एक नॉर्मल व्यक्ति के जैसे, यानी ऑर्डिनरी पर्सन के जैसे, सामान्य व्यक्ति के जैसे आश्रम में आया है। जो यहाँ पे यह जो ऋषि है, यह देखो ऋषि अपना काम कर रहे हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। साधारण वेशभूषा में राजा जंगल की ओर निकल पड़े। तो सिंपल ड्रेसअप किया राजा ने, किंग ने, और जंगल की तरफ निकल पड़े। द किंग लेफ्ट फॉर द फॉरेस्ट। जैसे ही वह आश्रम के करीब पहुंचा, उसने अपने सैनिक दल को वहीं रुकने को कहा और अकेला आश्रम की ओर चल पड़ा। As soon as he reached near the ashram, he asked his army team to stay there
and started alone towards the ashram. तो उन्होंने अपने सैनिक दल से आश्रम से दूर रुकने के लिए क्यों कहा और वे अकेले क्यों चले गए आश्रम में? तो उसका उत्तर होगा बच्चों, क्योंकि राजा को उस ऋषि से एक सिंपल आदमी के जैसे मिलना था। मीन्स क्योंकि पहले से राजा ने सिंपल आदमी के जैसे वस्त्र यानी कपड़े पहन लिए थे और एक सिंपल आदमी बनकर वह ऋषि के पास मिलने के लिए जाने वाले थे, क्योंकि वे ऋषि जंगल में रहते थे और वो ज्यादातर किसी को नहीं मिलते थे। इसीलिए सिंपल आदमी बनकर राजा उस आश्रम में ऋषि से मिलने के लिए गए थे। इसलिए उन्होंने अपने सैनिक दल को, अपने आर्मी को दूर रुकने के लिए कहा। ओके, आगे देखिए। आश्रम पहुंचकर राजा ने देखा कि एक वृद्ध आंगन में खुदाई कर रहा है। खुदाई यानी डिगिंग, वृद्ध यानी ओल्ड पर्सन। तो ऑन रीचिंग द आश्रम द किंग सॉ एन ओल्ड मैन डिगिंग इन द कोर्टयार्ड। राजा ने उसे प्रणाम किया, तो राजा ने उसे नमस्कार किया, प्रणाम किया। उस वृद्ध ने प्रणाम का उत्तर दिया, तो उस वृद्ध ने भी किंग को प्रणाम किया और अपने काम में लग गए। एंड ही स्टार्टेड अगेन हिज वर्क। एक सूखी काया के व्यक्ति को इतना श्रम करते देखकर राजा ने सोचा कि वह खुदाई करते करते थक गया होगा, तो क्यों न उसकी सहायता कर दी जाए। तो एक सूखी काया के व्यक्ति, सूखी यानी ड्राई, काया यानी बॉडी, शरीर, सूखा हुआ शरीर यानी थिन बॉडी। जो पतले लोग होते हैं उसको कहते हैं क्या, सूखी काया वाला व्यक्ति है, यानी थिन बॉडी वाला। ओके, तो राजा ने वहां पर देखा कि एक थिन बॉडी वाला व्यक्ति डिगिंग कर रहा है। तो किंग ने सोचा कि वह डिगिंग करते करते, खुदाई करते करते शायद थक गया होगा, तो क्यों ना उसकी हेल्प की जाए। तो सीइंग ए थिन पर्सन वर्किंग सो हार्ड द किंग थॉट दैट he must have been tired of digging, so why not help him? राजा को सहायता के लिए आगे बढ़ते देखकर भी वृद्ध अपने कार्य में जुटा रहा। तो seeing आगे देखिए। So seeing the king moving towards to help, the old man kept busy in his work. फिर देखिए आगे, राजा पास जाकर नम्रता पूर्वक बोले। द किंग वेंट नियर दैट ऋषि, दैट ओल्ड पर्सन एंड सेड हम्बली, हे ऋषिवर, मैं आपके पास 3 प्रश्नों का उत्तर मांगने आया हूं। तो उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, आई हैव कम टू यू आस्किंग फॉर आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। आगे देखिए, मैं कैसे जान लूं कि सही कार्य के लिए सही समय कौन सा होगा, यानी मैं कैसे यह बात मुझे पता चले कि सही वर्क के लिए सही टाइम कौन सा होगा और उस कार्य की सफलता के लिए कैसे कार्य करता हो और उस वर्क के सक्सेस के लिए कैसे कार्य करता यानी वर्कर्स हो, कैसे लोगों के हाथों ऐसा कार्य किया जाए। तो किंग सेड, हाउ डू आई नो दैट what will be the right time for the right task? Task यानी क्या, कार्य। And how to be a worker for the success of that task? तो उस टास्क के लिए, उस कार्य के लिए कैसे लोग होने चाहिए। ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया और अपने काम में लग गए। The ऋषि did not answer and continued with his work. राजा ने कुछ देर बाद कहा, आप थक गए होंगे, लाइए यह कुदाल मुझे दीजिए, मैं आपकी मदद कर दूंगा। तो थोड़ी देर बाद, आफ्टर ये वाइल द किंग सेड, यू मस्ट बी टायर्ड, आप थक गए होंगे, यानी यू मस्ट बी टायर्ड, लाइए यह कुदाल मुझे दीजिए, गिव मी दैट स्पेड, मैं आपकी मदद कर दूंगा, आई विल हेल्प यू। आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, यू टेक रेस्ट फॉर ए वाइल। ऋषि की सांस फूल रही थी, तो रियली ऋषि वॉज वेरी टायर्ड।
उन्होंने राजा को कुदाल दे दी। द ऋषि गेव द स्पेड टू द किंग। तो कुदाल यानी क्या होता है बच्चों? कुदाल यानी जो जमीन को हम खोदते हैं, खुदाई करते हैं, डिगिंग करते हैं, उसके लिए जो टूल का यूज होता है फार्मर के पास तो होती ही है, तो उसे कुदाल कहते हैं। ओके, स्पेड। आगे देखिए अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में, कुछ देर खुदाई करने के बाद राजा ने अपने प्रश्न फिर दोहराए, यानी आफ्टर डिगिंग फॉर सम टाइम द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। ऋषि उत्तर देने की बजाय बोले, लाओ, तुम थक गए होंगे, कुदाल मुझे दे दो और आराम करो। तो द ऋषि इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग ही सेड, गिव मी द स्पेड। तुम थक गए होंगे यानी यू मस्ट बी टायर्ड, गिव मी दैट स्पेड एंड गो एंड रेस्ट। परंतु राजा ने खुदाई का काम जारी रखा। बट द किंग कंटिन्यूड द डिगिंग। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं अभी। शाम ढलने लगी यानी इट वॉज इवनिंग टाइम। राजा ने अपना काम जारी रखते हुए फिर कहा, द किंग कंटिन्यूड हिज वर्क एंड सेड अगेन, आप ज्ञानी है यानी यू आर वाइज, आप होशियार है, नॉलेजेबल है, ज्ञानी है, इसलिए मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूं। So, I have come to you to know the answers to my questions. यदि आप उत्तर न देना चाहे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। खाली हाथ यानी empty handed यहाँ से मैं चला जाऊंगा। If you don't want to give answer to my questions, I will go back with empty handed. Means उत्तर जाने बगैर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो आगे ऋषि अभी कहते हैं राजा से, वह देखो कोई दौड़ता हुआ इधर आ रहा है। लुक, समवन इज कमिंग दिस साइड टू आश्रम साइड। भागता हुआ, दौड़ता हुआ यानी रनिंगली, रन करता हुआ इधर आश्रम की तरफ चले आ रहा है। देखो कौन है। लुक हु इज इट। ऐसे कहते हुए ऋषि उठ खड़े हो गए। तो लुक हु इज इट सेइंग द ऋषि स्टूड अप। राजा ने उस ओर मुड़कर देखा। द किंग टर्न एंड लुक एट हिम, लुक एट दैट पर्सन was coming to the ashram, was coming towards the ashram. एक व्यक्ति अपना पेट पकड़े आश्रम की ओर दौड़ा चला आ रहा था, यानी a man was running towards the ashram holding his stomach. पेट यानी स्टमक पकड़े हुए यानी होल्ड करके, तो वह आश्रम की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। राजा के पास पहुंचकर वह कराहते हुए गिर पड़ा और बेहोश हो गया। तो ऑन रीचिंग द आश्रम टू द किंग ही फेल डाउन एंड फेंटेड। बेहोश होना यानी फेंट होना, गिर पड़ा यानी ही फेल डाउन। अभी यहाँ पे कराहते का मीनिंग समझे बच्चों। कराहते का मीनिंग ये होता है कि जब कोई भी व्यक्ति अगर उसको जख्म लग जाए, उसको पेन हो रहा है, तो उस टाइम उसके मुंह से जो आवाज निकलती है उसको कहते हैं कराहना। ओके, तो उस व्यक्ति को भी शायद उसके स्टमक में कुछ लग गया था, इसीलिए वो पेन में था, उसको दर्द हो रहा था और वो कराहते हुए बेहोश हो गया, गिर पड़ा। ऋषि और राजा ने मिलकर उसके वस्त्र ढीले किए। वस्त्र यानी क्या? कपड़े, क्लोथ्स ढीले किए। ढीले का मीनिंग होता है लूज किए। तो देखा कि उसके पेट से खून बह रहा है और उसके बाद उनको पता चला कि उसके स्टमक से ब्लड जो है फ्लो हो रहा है, निकल रहा है, लीक हो रहा है। Then the rishi and the king together looses that man's clothes and they saw that blood was flowing from his stomach. राजा ने उसके जख्म को धोया। तो किंग ने क्या किया? उसका जो जख्म लगा था उसके स्टमक में उसको वॉश किया। द किंग वॉश्ड हिज वुंड एंड अपने रुमाल से उस खून के बहाव को रोकने का प्रयास किया। रुमाल यानी हैंकरचीफ। तो and tried to stop the flow of the blood with his handkerchief.
जैसे ही रुमाल खून से लथपथ हो गया, यानी जैसे ही उस रुमाल यानी जो हैंकरचीफ था राजा के पास, जो रुमाल था, उसने उस जख्म पर यानी उस मैन के, उस पर्सन के उंड पर वहां पे रखा, तो जैसे ही वह रुमाल खून से लथपथ हो जाता यानी खून से भर जाता था, क्योंकि शायद उस व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा गहरी चोट लगी थी, तो इसीलिए उसके पेट से बहुत खून निकल रहा था, ज्यादा फ्लो हो रहा था, इसलिए उसका हैंकरचीफ यानी रुमाल बार बार खून से लथपथ हो जाता था। तो ऐसे होने पर क्या करता था किंग, उसे पानी से धोकर यानी उस रुमाल को, उस हैंकरचीफ को वाटर से वॉश कर देता था और फिर पेट के जख्म पर रख देता और फिर उसके स्टमक के ऊपर जो वुंड था, जख्म था, उसके ऊपर रख देता। So as soon as the handkerchief becomes soaked in the blood, the king would wash it with water and then put again on the wound of that stomach. आगे देखिए, ऐसा उसने कई बार किया, तो ऐसा जो राजा ने बहुत बार किया। अगेन वो बार बार उस हैंकरचीफ को वॉश कर देता था और उस जख्म पर रख देता था। तो दैट किंग डिड दिस सो मेनी टाइम्स। अंततः खून का रिसाव बंद हो गया। रिसाव का मीनिंग होता है बहना, फ्लो। ओके, तो अंततः एट लास्ट उस खून का जो बहाव था, लीक होना था, वह स्टॉप हो गया। राजा ने उस व्यक्ति के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। तो उसके बाद क्या किया, द किंग स्प्लैश्ड लिटिल वाटर ऑन द फेस ऑफ दैट पर्सन, और 2 घूंट पानी पिलाया, यानी and gave him 2 sips of water. अंधेरा छा गया था, मीन्स इट वॉज अ डार्क, अभी नाइट का समय हुआ था, इट वॉज अ डार्क। राजा ने घायल व्यक्ति को आश्रम के भीतर ले जाकर लिटा दिया। तो द किंग टुक द इंजर्ड पर्सन इनसाइड द आश्रम एंड मेड हिम लाई डाउन। तो उसने नीचे उसको लिटा दिया, कहां पे, आश्रम के अंदर लेकर जाकर। ओके, अभी आगे देखते हैं। राजा भी बहुत थक गया था। द किंग वॉज ऑल्सो वेरी टायर्ड। एक तो लंबा सफर यानी लॉन्ग जर्नी, और फिर आश्रम में किया गया परिश्रम, यानी आश्रम में हार्डवर्क जो किया उसके वजह से राजा थक गया था। यानी इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम पैलेस टू आश्रम, and then the hard work done in the ashram. Because of that the king was very tired. उसे भी नींद आ गई और वह भी वही सो गया, and he slept there only. सुबह नींद खुली तो उसे पहले दिन का सारा घटनाक्रम याद आया। When he woke up in the morning he remembered all the events of the first day. कल यानी yesterday उसके साथ जो भी कुछ हुआ, जो भी घटनाएं घटी, वो सारी घटनाएं उसको याद आने लगी। उसने आंखें खोलकर देखा तो वह घायल व्यक्ति उसकी ओर देख रहा था। When he opened his eyes and saw that the injured man was looking at him. धीमे स्वर में वह घायल व्यक्ति कह रहा था कि मुझे क्षमा करना। धीमे स्वर में यानी in a low voice the wounded man was saying, I am sorry. मैं तुम्हें जानता भी नहीं तो फिर क्षमा किस बात की। ये सेंटेंस किसने कहा, राजा ने, यानी किंग ने कहा कि आई डोंट इवन नो यू, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ फॉरगिवनेस। आगे वह घायल व्यक्ति कहता है, आप मुझे नहीं जानते, यू डोंट नो मी, बट पर मैं आपको जानता हूं, बट आई डू नो यू। मैं आपके उस दुश्मन का भाई हूं जिसे आपने मार दिया और उसकी सारी संपत्ति छीन ली। तो यहाँ पे संपत्ति यानी प्रॉपर्टी, दुश्मन यानी एनिमी। तो उस घायल व्यक्ति ने राजा से कहा कि आई एम द ब्रदर ऑफ योर एनिमी whom you killed and took away all his property. मैंने प्रण लिया था। प्रण का मीनिंग होता है बच्चों शपथ लेना, वोड। तो मैंने प्रण लिया था कि मैं आपको मारकर बदला लूंगा। बदला लेना यानी रिवेंज लेना।
तो आई हैड vowed that I would take revenge by killing you. इसी इरादे से मैं आश्रम की ओर आ रहा था. इरादा यानी इंटेंशन. With this intention, I was coming toward the ashram to kill you. रास्ते में आपके सिपाहियों ने मुझे पहचान लिया और मुझ पर आक्रमण किया. बट रास्ते में यानी ऑन द वे क्या हो गया कि राजा के जो सिपाही सोल्जर थे उन्होंने उस व्यक्ति को पहचान लिया कि ये दुश्मन का भाई है और राजा को मारने के लिए ही शायद यहाँ पे आया है. इसलिए उन सिपाहियों ने, उस आर्मी ने उसके ऊपर आक्रमण किया, अटैक कर दिया. बट ऑन द वे यूर सोल्जर रिकॉग्नाइज मी एंड अटैक ऑन मी. किसी तरह जान बचाकर वहां से मैं भाग आया. यदि आपने मेरा उपचार न किया होता तो मैं मर गया होता. उपचार यानी ट्रीट करना, ट्रीटमेंट करना. तो उस व्यक्ति ने कहा, इफ यू हैड नॉट ट्रीटेड मी आई वुड हैव डाइड. इस जीवन दान के लिए मैं आपका ऋणी हूं. ऋणी यानी आभारी हूं. इस जीवन दान के लिए मीन्स इस लाइफ के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं. सो आई एम इंडेटेड टू यू फॉर दिस गिफ्ट ऑफ लाइफ एंड, और जीवन भर आपकी सेवा में रहूंगा. या रहूंगा यानी जो भी मेरा भी जीवन यहाँ इसके बाद जो बचा है उसमें मैं आपकी सेवा करता रहूंगा. एंड विल बी इन योर सर्विस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. मुझे क्षमा कर दीजिएगा. फॉरगिव मी. अभी आगे देखिए. राजा प्रसन्न हुआ कि उसके एक दुश्मन से आज सुलह हो गई. यानी उसका जो एनिमी था उसको आज उसने अपना दोस्त बना लिया, अपना ऋणी बना लिया. इसीलिए राजा बहुत प्रसन्न था, खुश था. तो यहाँ पे सुलह का मीनिंग होता है रेकनसाइल्ड, यानी दोस्त बना लेना. किसी की दुश्मन को अपना भी दोस्त बना लेना, इसे कहते हैं सुलह करना, रेकनसाइल्ड. ओके. तो द किंग वॉज वेरी हैप्पी. So the king was very happy that one of his enemy was reconciled today. मीन्स आज उसने उसको अपना दोस्त बना लिया था. जब वह आश्रम से बाहर निकला तो ऋषि को आंगन में बीज रोपते हुए देखा. बीज यानी सीड्स, रोपना यानी प्लांटिंग करना. तो जब वह मॉर्निंग होने के बाद जो आश्रम से बाहर निकला, when he came out of the ashram he saw the rishi planting seed in the courtyard. अंतिम बार यानी लास्ट टाइम, अंतिम बार अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वह ऋषि के पास पहुंचा. यानी for the last time he reached to the rishi to know the answer of his questions. और उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा. and waited for the answers. कुछ रुककर ऋषि ने कहा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो मिल गया. After a while, the rishi said, your questions has been answered. तो राजा बहुत खुश हो गया. आगे देखिए. यहाँ पे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो घायल व्यक्ति है यानी वुंडेड पर्सन है उसको यहाँ पे लिटा दिया गया है. और यह राजा जो है यह बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन के भेष में यानी ऑर्डिनरी लोगों के जैसे ड्रेसअप करके यहाँ उसके पास बैठा है. ओके. आगे देखिए. अभी आगे ऋषि राजा से कहते हैं कि तुमने देखा नहीं, यू हैवंट सीन इट. यदि तुम मेरी थकी हालत पर रहम खाकर मेरी सहायता न करते. रहम खाना यानी पिटी, यानी कुछ तरस खाना सा हालत पर, कंडीशन पर. कौन सी कंडीशन? थकी कंडीशन. यानी ऋषि की थकी हुई टायर्ड कंडीशन को देखकर ही राजा उधर रुक गया था. तो इफ यू डिडंट हेल्प मी बाय टेकिंग पीटी ऑन माय टायर्ड कंडीशन, और लौट जाते एंड वेंट बैक, तो वह व्यक्ति जो इंजर्ड पर्सन था वह पर्सन तुम पर आक्रमण करता.
then that person would have attacked on you. तब तुम्हें पछतावा यानी रिग्रेट होना, then you would have regret that. अगर रुक जाता तो इस आक्रमण से बच जाता, तो तुम यह रिग्रेट करते that if you had stopped you would have avoided this attack. तो यह सही समय वह था जब तुम रुक गए. तो जो ऋषि है उन्होंने उसके प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दिया कि सही समय यानी उस टाइम के लिए सही टाइम वही था कि जब तुम वहां पे आश्रम में रुक गए. सो द राइट टाइम वाज व्हेन यू स्टॉप देयर. और एंड मेरे प्रति तुम्हारी सहानुभूति यानी सिंपैथी और सहायता यानी हेल्प मुख्य कार्य बन गए यानी मेन वर्क बन गए. तो राजा ने कहा कि जब तुम रुक गए वह करेक्ट टाइम था, वह राइट टाइम था. एंड योर सिंपैथी एंड हेल्प टूवर्ड्स मी become the main thing, become the main work. तो मेरे प्रति सहानुभूति और सहायता तुम्हारे मुख्य कार्य बन गए. बाद में लेटर जब वह घायल व्यक्ति हमारे पास आया, तो लेटर when the wounded man come to us, तो वह समय और उसकी सहायता मुख्य हो गए. Then that time and his help become the main work and main time, right time and main work वो हो गए. आगे देखिए, याद रखो. किसने कहा? ऋषि ने कहा कि remember that एक ही समय महत्वपूर्ण होता है. The only time is important, और वह समय है and that time is जब तुम्हारे पास कुछ करने की शक्ति है. द टाइम इज व्हेन यू हैव द पावर टू डू समथिंग. महत्व है, वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है यानी द पर्सन हु यू हैव एट द टाइम इज इम्पॉर्टेंट. जो उस समय तुम्हारे पास होता है, तो वह व्यक्ति यानी वो पर्सन इम्पॉर्टेंट है जो उस वक्त तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है. यानी द पर्सन हु यू हैव एट द टाइम इज इम्पॉर्टेंट. भले ही तुम उसे नहीं जानते, इवन इफ यू डोंट नो हिम. जानते कि उससे भविष्य में संपर्क रहे या नहीं, यानी इन फ्यूचर तुम उसे कांटेक्ट में उसके रहो या न रहो, ये बात वहां पे मायने नहीं रखती. और सबसे महत्वपूर्ण कार्य महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट वर्क, महत्वपूर्ण कार्य यह है कि तुम उसकी भलाई करो. तो आगे ऋषि कहते हैं एंड मोस्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट टास्क इज दैट यू डू गुड टू हिम. तुम उसकी भलाई करो, क्योंकि बिकॉज मनुष्य को केवल इसी कार्य के लिए यह जन्म मिला है, यानी दूसरों की हेल्प के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए यह मनुष्य जन्म इंसान को मिला है. तो द इम्पॉर्टेंट टास्क इज दैट यू डू गुड टू हिम बिकॉज मैन हैज गॉट दिस बर्थ ओनली फॉर दिस वर्क टू हेल्प अदर्स. राजा को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गया था. ऋषि को धन्यवाद देकर वह अपने राज्य लौट आया. तो द किंग had got the answer to his questions and he returned to his kingdom after saying thank you to the ऋषि. ओके, तो इसी के साथ हमारा यह लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है बच्चों. इस लेसन के जो लेखक थे उसका नाम है लियो टोल्स्टॉय. ओके, तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहना बच्चों. थैंक यू.